बच्चों, बात कर रहे थे हम अर्थशास्त्र में सांख्यिकी के प्रयोग के बारे में। और अब तक हमने जाना कि सांख्यिकी क्या है, सांख्यिकी की भूमिका क्या है, सांख्यिकी का मतलब क्या होता है, अर्थशास्त्र में उसका योगदान क्या होता है, ये हमने चर्चा करी। साथ ही हमने जाना कि सांख्यिकी अनुसंधान करने के लिए समंकों का एकत्रीकरण कैसे किया जाता है, उनकी विधियों के बारे में चर्चा करी। आज की इस लेक्चर में बच्चों हम बात करेंगे समंकों का व्यवस्थीकरण कैसे किया जाता है, उनका वर्गीकरण कैसे किया जाता है, यानी हम बात करेंगे आंकड़ों का संगठन के बारे में। तो आज स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 3। देखिए, सबसे पहली बात तो ये होती है, जब आंकड़ों को एकत्र किया जाता है सांख्यिकी अनुसंधान करने के लिए सबसे अति आवश्यक होता है समंक। और समंक को सांख्यिकी अनुसंधान की विषय वस्तु कहा जाता है, इकाई कहा जाता है। ये बात हमने पिछले लेक्चर में की थी और इसके बारे में हमने काफी विस्तृत रूप से चर्चा भी की थी। साथ ही हमने ये भी जाना था कि आंकड़ों को एकत्र करने की कितनी विधियां होती है। ये सारी बातें मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताई थी। अब बच्चों बात करेंगे, जब आंकड़े एकत्र कर लिए जाते हैं तो उन आंकड़ों का क्या किया जाता है। देखिए, आंकड़े इसलिए एकत्रित किए जाते हैं ताकि सांख्यिकी अनुसंधान किया जाए, लेकिन सांख्यिकी अनुसंधान करने से पहले हमें आंकड़ों का संकलन करना होता है और संकलन के बाद उनका वर्गीकरण करना होता है, क्योंकि बिना वर्गीकरण के सांख्यिकी अनुसंधान करना मुश्किल होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं आंकड़ों के संगठन के बारे में, उनके वर्गीकरण के बारे में। तो देखिए, सबसे पहले ध्यान रखिएगा, जो प्रारंभ में हमने जो संग्रहित या संकलित या जो एकत्रित समंक थे, जो एकत्र किए, वो काफी जटिल होते हैं, अव्यवस्थित होते हैं और ऐसी दशा में उनसे सांख्यिकी अनुसंधान करना मुश्किल होता है। इसलिए उन आंकड़ों को सरल बनाने के लिए, व्यवस्थित करने के लिए उनका वर्गीकरण करना होता है, छटनी करना होता है। इसी को हम कहते हैं सांख्यिकी का वर्गीकरण। ठीक है बच्चों, अपरिष्कृत आंकड़ों को वर्गीकृत करके उन्हें व्यवस्थित रूप से दर्शाया जाता है ताकि सांख्यिकी विश्लेषण योग्य उन्हें बनाया जा सके। ठीक है बच्चों, चलिए आगे चलते हैं। अब बात करते हैं अपरिष्कृत आंकड़े क्या होते हैं। अनुसंधानकर्ता द्वारा जो बल्क में जो एक साथ आंकड़े एकत्र किए जाते हैं, जो वर्गीकृत है, असमूहीकृत है, उन आंकड़ों को अपरिष्कृत आंकड़े कहते हैं। उन आंकड़ों को बाद में परिष्कृत करने के लिए उनका वर्गीकरण किया जाता है, छटनी की जाती है, जैसे लिंग के आधार पे। जैसे बात करते हैं जनगणना के आंकड़े, प्रगणक के द्वारा घर घर जाके जनगणना के आंकड़े एकत्र किए जाते हैं। अब वो जो आंकड़े होते हैं वो सारे आंकड़े अपरिष्कृत होते हैं। उसके बाद सरकार के द्वारा उन आंकड़ों की छटनी की जाती है, उनका वर्गीकरण किया जाता है, उनका एडिटिंग किया जाता है, संपादन किया जाता है। उसमें लिंग के आधार पे, समय के आधार पे, स्थान के आधार पे कई तरह से उनके विभाजन किए जाते हैं। जैसे बात करें जनगणना के आंकड़ों को हम लिंग के आधार में पुरुष महिला में विभाजित कर सकते हैं, आयु के हिसाब से हम उसे बच्चों में, किशोर में या वृद्धावस्था में उसे विभाजित कर सकते हैं। तो इस तरह से जो आंकड़े होते हैं उनको विश्लेषण करने के लिए, उन्हें आसान बनाने के लिए, उन्हें सरल बनाने के लिए उनका वर्गीकरण करना आवश्यक होता है। आंकड़ों का वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा पे हम बात करते हैं बच्चों। एकत्रित समंकों को उनकी प्रकृति के आधार पे या उनकी सजातीयता के आधार पे या उनके गुणों के आधार पे या उनके लक्षणों के आधार पे, उनकी विशेषताओं के आधार पे, एक रूपता के आधार पे या समानता या असमानता के आधार पे उनका विभाजन करना, विभिन्न वर्गों में उन्हें विभाजित करना ही क्या कहलाता है, आंकड़ों का वर्गीकरण कहलाता है। जैसे मेल और फीमेल के आंकड़े डिवाइड करना, या शिक्षित अशिक्षित के आंकड़े डिवाइड करना, या विवाहित अविवाहित के आंकड़े डिवाइड करना। तो इस तरह से जो भी आंकड़े एकत्र किए जाते हैं उनको उनकी प्रकृति के आधार पर, विशेषताओं के आधार पर, गुण के आधार पर उनका विभाजन किया जाता है ताकि सांख्यिकी अनुसंधान आसानी से किया जा सके और संबंधित समंक हमें उपलब्ध हो सके। अब बात करते हैं आंकड़ों के वर्गीकरण का उद्देश्य क्या होता है बच्चों। तो देखिए, सबसे पहली बात होती है तुलनात्मक अध्ययन करने के लिए, क्योंकि जो आंकड़े आपने एकत्र किए वो सारे अपरिष्कृत है। उन्हें समझने के लिए, उन्हें सरल रूप से विभाजित करने के लिए उनका वर्गीकरण करना आवश्यक होता है। इसलिए सबसे पहला इंपॉर्टेंट है कि तुलनात्मक अध्ययन करने के लिए, क्योंकि जब तक आप आंकड़ों को विभाजित नहीं करोगे तो आप उनका तुलनात्मक अध्ययन नहीं कर सकते, विश्लेषण नहीं कर सकते, जो कि सांख्यिकी का मूल उद्देश्य है। वही तथ्यों को संक्षिप्त बनाने के लिए और उनको बोधगम्य बनाने के लिए, यानी उन्हें याद कैसे किया जाए, इसीलिए उनका वर्गीकरण करना भी आवश्यक है, ताकि उन्हें वर्गीकृत करके उन्हें आसानी रूप से समझाया जा सके और याद किया जा सके। वही समंकों को समानता और असमानता के आधार पर उनको स्पष्ट करना कि कौन से समंक में वो लक्षण पाए जाते हैं, कौन से समंकों में लक्षण नहीं पाए जाते हैं। तो समानता असमानता के आधार पर हम इनका विभाजन कर सकते हैं, सजातीयता विजातीय के आधार पर इनका विभाजन करते हैं। सारणियन का आधार प्रस्तुत करने में भी ये आवश्यक होता है, क्योंकि जब आंकड़े एकत्र किए जाते हैं वो सारे अपरिष्कृत होते हैं। उसके बाद उनको विभाजन किया जाता है, वर्गीकरण किया जाता है और उसी के बाद फिर उनका सारणियन टेबुलाइजेशन किया जाता है, चित्र में निरूपण किया जाता है, रेखा चित्र में प्रस्तुत किया जाता है। तो अगला स्टेप तभी लिया जा सकता है जब एकत्रित आंकड़ों का हम क्या करें, वर्गीकरण करें। गणना को आसान बनाने के लिए भी, क्योंकि जब हमारे पास जो आंकड़े आएंगे उनको अगर हम विभाजित कर देंगे और उसके बाद उनको गणना करेंगे, विश्लेषण करेंगे, तो हमें आसानी से रिजल्ट प्राप्त हो सकता है। विविधता में एकता प्रकट करने के लिए भी सांख्यिकी आंकड़ों का वर्गीकरण करना आवश्यक होता है।
अब बच्चों बात करते हैं कि आदर्श वर्गीकरण के लिए क्या क्या आवश्यक तत्व है, कि अगर हम वर्गीकरण कर रहे हैं तो एक अच्छा वर्गीकरण करने के लिए हमें क्या क्या गुण चाहिए। सबसे पहले कि वर्गीकरण जो भी आप कर रहे हो आंकड़ों का, वो अत्यंत स्पष्ट होना चाहिए और बोधगम्य होना चाहिए, आसान शब्दों में होना चाहिए। दूसरा, स्थिर और लवचिक होना चाहिए, उद्देश्य के आधार पर उनको परिवर्तित किया जा सके ऐसा होना चाहिए। सजातीयता और समान होनी चाहिए, कि आंकड़े जो आपने एकत्रित किए उनको सजातीयता के आधार पर अलग अलग क्रम में विभाजित किया जाए। अनुसंधान के उद्देश्य के अनुरूप होना चाहिए। देखिए वर्गीकरण का मूल उद्देश्य यही है, क्योंकि आप जिस उद्देश्य के लिए आंकड़े एकत्र किए हैं और उन्हीं उद्देश्यों के लिए वो आंकड़े अगर आपको स्पष्ट नहीं समझ में आ रहे हैं तो आप अनुसंधान ही नहीं कर सकते हैं। क्योंकि सांख्यिकी अनुसंधान की जो इकाई होती है वो समंग होता है, और समंग जो हम एकत्रित करते हैं वो सब जो जितने भी समंग होते हैं वो सारे अव्यवस्थित होते हैं, अपरिष्कृत होते हैं। तो ऐसी दशा में समंगों को समझने के लिए, उनको साधारण शब्दों में समझाने के लिए, आसान शब्दों में उनको समझने के लिए हमें उनका क्या करना होगा, वर्गीकरण करना होगा। लेकिन वर्गीकरण करते समय में ध्यान रखना चाहिए कि जो वर्गीकरण किया है वो उनके गुणों के आधार पे, उनकी प्रकृति के आधार पे, सजातीयता के आधार पे, समानता के आधार पे हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। क्योंकि सांख्यिकी के मूल उद्देश्य के आधार पे वर्गीकरण होना आवश्यक है। वही गणितीय रूप से भी शुद्ध होनी चाहिए, कि जो आंकड़े आपने एकत्रित किए उनका उपसाधन आप जो कर रहे हो, सन्निकटन कर रहे हो, या उन्हें इजी शब्दों में आप समझा रहे हो, तो वो गणितीय रूप से भी सही होने चाहिए, ऐसा नहीं कि गलत हो। अब बात करते हैं वर्गीकरण के प्रकार। जब वर्गीकरण किया जाता है तो कितने तरह के हो सकते हैं। तो देखिए मात्रात्मक वर्गीकरण किया जाता है, मात्रा के आधार पे, क्वांटिटी के बेस पे कर सकते हैं। स्थान विशेष के आधार पे भी हम उसका वर्गीकरण कर सकते हैं। गुणों के आधार पे भी हम वर्गीकरण कर सकते हैं, या समय के आधार पे, जिसे हम कालानुक्रमिक वर्गीकरण भी कहते हैं, इस आधार पर वर्गीकरण किया जाता है। चलिए बात करते हैं मात्रात्मक वर्गीकरण का मतलब होता है जब आंकड़ों को उनकी मात्रा के आधार पर स्पष्ट करें, जैसे किलोग्राम के अलग, लीटर के अलग, मिलीलीटर के अलग, आयु वर्ग के अलग। तो जो भी आंकड़े हमारे पास आए हैं उन आंकड़ों को हम उनकी मात्रा के आधार पर विभाजित करें तो उसे हम मात्रा वर्गीकरण कहते हैं। अगर हम स्थान या भौगोलिक संरचना के आधार पे, भौगोलिक आधार पर अगर हम उसका विभाजन करते हैं तो उसे हम भौगोलिक वर्गीकरण कहते हैं। जैसे जयपुर, बीकानेर, जैसलमेर, सीकर जिले वाइज कर रहे हैं, ग्रामीण वाइज कर रहे हैं, रूरल अर्बन कर रहे हैं, तो जिस आधार पे भी आप कर रहे हो तो स्थान वाइज वर्गीकरण कहलाएगा। वही गुणात्मक वर्गीकरण का मतलब होता है कि गुणों के आधार पे, किसी आंकड़ों में वो गुण है तो उसको हम अलग गुण में अलग छाट देंगे, अगर उसमें वह गुण एब्सेंट है, अनुपस्थित है, तो हम उसे अलग छाट देंगे। यानी सजातीयता असजातीय करने के लिए, समानता असमानता करने के लिए हम इसका प्रयोग करेंगे। फिर उसके अलावा अगर हम जो आंकड़े एकत्र करें अगर उनको समय के हिसाब से बांटते हैं तो वह कालानुक्रमिक कहलाता है। जैसे 2009 के आंकड़े, 2010 के आंकड़े, 2011 के आंकड़े, तो समय के आधार पर जो आंकड़े समूहित किए जाते हैं उन्हें हम कालानुक्रमिक वर्गीकरण कहते हैं। चलिए बच्चों आगे चलते हैं। चर क्या होता है। तो देखिए समंग का रूप ही चर होता है, तो चर का मतलब मूल्य होता है। सांख्यिकी भाषा में इसे चर कहा जाता है, वेरिएबल कहा जाता है। चर भी दो प्रकार के होते हैं, खंडित चर, अखंडित चर। इन्हें हम डिस्क्रीट चर कहते हैं, डिस्क्रीट वेरिएबल कहते हैं, इसे कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल भी कहते हैं। ये विभक्त चर होते हैं, निश्चित चर होते हैं, जबकि ये सतत चर होते हैं, अवर्गीकृत चर होते हैं। चर वे तत्व या वे मूल्य होते हैं जिन्हें संख्यात्मक रूप में व्यक्त किया जाता है तथा जिन तथ्यों को मूल्य में परिवर्तित किया जा सके उन्हें हम क्या कहते हैं, चर कहते हैं। तो चर एक तरह का संख्यात्मक मान होता है जिनको जो सांख्यिकी अनुसंधान में काम आता है, विश्लेषण करने में काम आता है। अब बात करते हैं बच्चों खंडित चर क्या होता है। देखिए खंडित चर को हम विविक्त चर भी कहते हैं, डिस्क्रीट वेरिएबल कहते हैं। यानी खंडित चर वे मूल्य होते हैं जिनका मूल्य निश्चित होता है और साथ ही जिनके एक मूल्य से दूसरे मूल्य के बीच में एक निश्चित अंतराल होता है, उसे हम खंडित चर कहते हैं। ये स्वतंत्र श्रेणी के होते हैं, यानी एक चर का दूसरे चर से कोई संबंध नहीं होता है, उन्हें हम खंडित चर कहते हैं। जैसे क्रिकेट में रनों की संख्या, घर में कमरों की संख्या, तो इस तरह से जो चर होते हैं उन्हें हम खंडित चर कहते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4 ऐसे आप 5, 12, 13, यानी ये जो भी चर है, ये जो भी मूल्य ये अपने आप में खंडित है, क्योंकि इसका इससे कोई संबंध नहीं है, इसका इससे कोई संबंध नहीं है, इसलिए अपने आप में खंड में बटे हुए हैं, अपने आप में स्वतंत्र चर होते हैं। तो हम खंडित चर को स्वतंत्र चर भी कह सकते हैं, निश्चित चर भी कह सकते हैं, क्योंकि एक चर से दूसरे चर के बीच में एक अंतराल होता है और ये चर सामान्यतः इनमें एक निश्चित अंतर होता है, इसलिए हम इसे खंडित चर कहते हैं। और इनका किसी से कोई संबंध नहीं होता है, इसलिए ये अपने आप में स्वतंत्र है और इसलिए इन्हें हम खंडित चर या विभक्त चर कहते हैं। अब बच्चों बात करते हैं अखंडित चर किसे कहते हैं। देखिए अखंडित चर जिसे विभाजित नहीं किया जा सकता हो, इन्हें हम सतत चर भी कह सकते हैं, अंग्रेजी में इसे कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल भी कहा जाता है। अखंडित चर वे चर होते हैं जिनका मूल्य निश्चित नहीं होता है, अर्थात इन्हें विभाजित नहीं किया जा सकता है, जिन्हें वर्ग में प्रदर्शित किया जाता है उन्हें हम खंडित चर कहते हैं। इनका संख्यात्मक मान निश्चित नहीं होता है, एक वर्ग विशेष में इनका मूल्य कोई सा भी हो सकता है, उसे हम खंडित चर कहते हैं। ये पूर्णांक में भी हो सकता है, दशमलव में भी हो सकता है, किसी भी प्रकार में इन्हें व्यक्त किया जा सकता है। सतत चर क्षेत्रफल के आधार पे, आयतन के आधार पे, ताप, फसल, उपज, आयु, वर्षा, इनमें इनका प्रयोग ज्यादा किया जाता है। जैसे बात करें जैसे 0 से 5 है,
0 से 5 और यहाँ पर इसकी फ्रीक्वेंसी आ रही है 3। अब यहाँ जो 3 मूल्य आ रही है ये निश्चित नहीं है कि वो कौन से में है, वो 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। ऐसे हम बात करें यहाँ 5 से 10 है। अब यहाँ पे इनकी जो फ्रीक्वेंसी, इसके अंदर जो वर्ग के अंदर जो मूल्य आ रहे हैं उनकी फ्रीक्वेंसी जो है वो 5 है। अब यहाँ जो 5 मूल्य आए हैं वो 5 से 10 वाले वर्ग में आए, लेकिन ये निश्चित नहीं है कि वो कौन सा मूल्य है। इसलिए अखंडी चर वो चर होते हैं जिनका मान निश्चित नहीं होता है, उन्हें अखंडी चर कहते हैं। इनका प्रयोग तब किया जाता है जब संख्यात्मक मान अधिक हो या विस्तृत हो, तो ऐसी दशा में उन्हें अखंडी चर में प्रदर्शित किया जाता है। चलिए बच्चों बात करते हैं बारंबारता वितरण क्या होती है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। क्योंकि हम फ्रीक्वेंसी की बात करें तो जब किसी मूल्य विशेष, किसी पद विशेष या किसी वर्ग विशेष से संबंधित मूल्य से संबंधित आने वाली पदों की संख्या को क्या कहा जाता है, बारंबारता कहा जाता है, आवर्ती कहा जाता है। इसे अंग्रेजी में एफ से दर्शाते हैं, क्योंकि अंग्रेजी में इसे फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, इसलिए एफ चिन्ह से इसे दर्शाते हैं। तो किसी मूल्य विशेष या वर्ग विशेष से संबंधित आने वाली पदों की संख्या को क्या कहा जाता है बच्चों, आवर्ती कहा जाता है, एफ कहा जाता है। जैसे बात करते हैं, यहाँ आपके सामने एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे 1 2 3 5 8 9, 1 3 4 5 8 9। अब यहाँ आपके सामने ये अपने आप में क्या है, सब खंडी चर है, क्योंकि अपने आप में स्वतंत्र है व्यक्तिगत श्रेणी में। अब अगर हम इसकी बात करें या फ्रीक्वेंसी देखें तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 की हम ले लेते हैं। यह 1 कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी 2। या 2 कितनी बार आ रहा है, केवल 1 बार आ रहा है। या 3 कितनी बार आ रहा है, 1 और 2 बार आ रहा है। वही 4 की बात करें तो 4 केवल 1 बार आ रहा है। वही बात करें बच्चों 5 की बात करें तो 5 2 बार आ रहा है। वही बच्चों बात करें 8 तो 8 भी 2, 6 की बात करें तो 6 1 बार आ रहा है, 6 1 बार आ रहा है। वही बच्चों अगर हम बात करें 7 की तो 7 भी यहाँ पे 1 बार आ रहा है। वही बच्चों अगर हम 8 की बात करें तो 8 यहाँ 2 बार आ रहा है। 9 की बात करें तो 1 बार आ रहा है। तो फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है किसी मूल्य विशेष या किसी वर्ग विशेष से आने वाली पदों की पुनरावृत्ति को ही हम क्या कहते हैं, आवर्ती कहते हैं। तो यहाँ एक की श्रेणी में कितनी बार आया, 2 बार आया, तो ये इसकी फ्रीक्वेंसी कहलाएगी। फ्रीक्वेंसी से क्या होता है कि समंग को याद करना आसान होता है, उनको कैलकुलेट करना इजी होता है। अब बच्चों बात करते हैं कि आवर्ती तो हमें समझ में आ गई, लेकिन आवर्ती का बंटन कैसे किया जाता है। इसे हम बारंबारता बंटन भी कहते हैं, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं। यदि किसी चर के मूल्य विशेष से उचित क्रमबद्ध करके उनको आवर्ती वितरण में इस प्रकार अन्यविन्यासित किया जाए, विभाजित किया जाए, सजाया जाए, दर्शाया जाए कि एक और चर मूल्य को विभिन्न वर्गों में विभाजित किया जाए, तो इस प्रकार के प्रत्येक वर्ग में आने वाली मदों की संख्या का लेखा अर्थात आवर्ती लिखी जाए, उसे हम क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। यानी सिंपल शब्दों में मैं आपको यह समझाना चाहता हूं कि किसी मूल्य या किसी वर्ग विशेष से संबंधित आने वाले पद मूल्यों की आवर्ती को ही क्या कहते हैं, आवर्ती कहते हैं। और जब इसे टेली बार के रूप में अन्यविन्यासित किया जाता है, मिलान चिन्ह के रूप में इन्हें दर्शाया जाता है, तो उसे आवर्ती वितरण कहते हैं। चलिए बच्चों बात करते हैं आवर्ती वितरण कैसे तैयार करें। तो सबसे पहले तो आपको वर्ग अंतराल बनाना पड़ेगा कि आप जो भी वर्ग ले रहे हैं वो किस आधार का ले रहे हैं, उसे समावेशी श्रेणी में दर्शाएंगे या अपवर्जी श्रेणी में दर्शाएंगे। तो एक निश्चित वर्ग अंतराल से हम वर्ग बनाएंगे, फिर हमें कितने वर्ग रखने ये डिसाइड करेंगे कि हमें कितने मूल्य का डिफरेंस लेके वर्ग अंतराल लेके कितने वर्ग बनाने हैं, 5 बनाने हैं, 10 बनाने हैं, 8 बनाने हैं। क्योंकि हमारे पास जब संख्यात्मक समंग ज़्यादा है तो ऐसी दशा में उसे हम वर्गांतरण श्रेणी में प्रदर्शित करते हैं, अखंडी श्रेणी में उसे हम दर्शाते हैं। प्रत्येक वर्ग का आकार क्या होगा ये भी हमें देखना होगा। हमें वर्ग सीमा कैसे निर्धारित करनी है ये भी तय करना होगा। प्रत्येक वर्ग की बारंबारता कैसे प्राप्त करनी है ये हमें डिसाइड करना होगा। इसे 4 कोर्स मेथड भी कहते हैं। वही बच्चों बात करें आवर्ती बंटन को अनुमेलन विधि के द्वारा किया जाता है, अर्थात मिलान चिन्ह के द्वारा इसे दर्शाया जाता है। चलिए बच्चों बात करते हैं सांख्यिकी श्रेणियों के प्रकार के बारे में। तो देखिए उद्देश्य के आधार पर सांख्यिकी श्रेणियां 3 प्रकार की होती है, समयानुसार, स्थानानुसार और स्थिति अनुसार। और संरचना के आधार पर बच्चों अगर हम बात करें तो 2 प्रकार की होती है, अवर्गीकृत और वर्गीकृत। अवर्गीकृत में व्यक्तिगत श्रेणी होती है, जबकि वर्गीकृत में खंडित और अखंडित श्रेणी होती है। चलिए इन्हें आगे हम विस्तार से चर्चा करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सांख्यिकी के तथ्य या उपकरण के बारे में। सबसे पहले आता है वर्ग क्या होता है। देखिए सांख्यिकी में सबसे इंपॉर्टेंट होता है वर्ग। वर्ग किसे कहते हैं, 2 मूल्य के जोड़े को हम वर्ग कहते हैं जिनमें एक निश्चित अंतराल होता है। जैसे आपके सामने यह बात करें 5 से 10 ये एक वर्ग है, 0 से 10 ये एक वर्ग है, 15 से 20 एक वर्ग है। तो ये 2 मूल्य का जो जोड़ा होता है
इसी को हम क्या कहते हैं, वर्ग कहते हैं। और इसमें एक निश्चित अंतराल होता है, जैसे 5 का अंतराल, 4 का अंतराल, 10 का अंतराल, 9 का अंतराल, तो ये वर्ग कहलाता है। फिर बच्चों आते हैं वर्ग सीमाएं, जिसे हम क्लास लिमिट कहते हैं, इसे L से दर्शाते हैं। तो जिन दो मूल्यों की सहायता से वर्ग बनाया जाता है उनको हम वर्ग सीमाएं कहते हैं। इसका जो दाया मूल्य होता है, जैसे बात करें 5 से 10 एक वर्ग है, तो इन दो मूल्यों से जो वर्ग बना है उसे हम वर्ग सीमाएं कहेंगे। एक सीमा 5 हो गई, एक सीमा 10 हो गई। इसका जो दाया मूल्य है इसे हम L1 कहेंगे, और इसका जो बाया मूल्य है इसे हम L2 कहेंगे। इसे लोअर लिमिट, इसे अपर लिमिट बोलते हैं, उच्च सीमा या ऊपरी मूल्य कहते हैं, और इसे लोअर लिमिट कहते हैं, निम्न सीमा या निचला मूल्य कहते हैं। तो जिन दो मूल्यों की सहायता से वर्ग बनाया जाता है उन्हें हम वर्ग सीमाएं कहते हैं, और इसे L1 और L2 से दर्शाया जाता है। ठीक है, तो बच्चों समझ में आ गया अच्छे से। फिर बच्चों बात आती है क्लास इंटरवल, वर्ग विस्तार या वर्ग अंतराल क्या होता है। तो दो वर्ग सीमाओं के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं, वर्ग अंतराल कहते हैं। जैसे बात करें 0 से 10, ये एक वर्ग है। ठीक है बच्चों, इसे हम L1 कहते हैं, निम्न सीमा कहते हैं, इसे L2 उच्च सीमा कहते हैं। इसे हम अब तक क्या बोल रहे थे, वर्ग विस्तार। लेकिन इससे इसके बीच का जो डिफरेंस है उसे ही हम क्या कहेंगे, वर्ग विस्तार या वर्ग अंतराल कहेंगे। और ये कैसे निकाल जाता है, तो इसको आई चिन्ह से दर्शाया जाता है। इसका फॉर्मूला होता है L2 माइनस L1 अपॉन 2। तो जैसे बात करें 0 से 10 की, तो यहाँ पे 10 माइनस 0 बराबर 10 बटा 2, 0 माइनस 10 ये आ गया। तो और यहाँ पे कितना हो गया इसका वर्ग अंतराल, यहाँ एक मिनट रुकिए। चलिए बच्चों फिर बात करते हैं वर्ग अंतराल कैसे निकाल जाता है। इसका फॉर्मूला होता है I बराबर L2 माइनस L1, बस। ठीक है, तो यहां पर अगर हम बात करें तो हमारे पास L2 कितना है 10, L1 कितना है 0, तो यह वर्ग अंतराल कितना हो गया, 10 हो गया। ऐसे ही बच्चों अगर हम बात करें 10 से 20 एक वर्ग है, और अगर मुझसे इससे पूछे कि बताओ इसका क्लास इंटरवल कितना है, तो यहाँ पे L2 कितना है 20, L1 कितना है 10, तो यहाँ पे इंटरवल कितना हो गया, 10 का हो गया। ये इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है बच्चों, वर्ग विस्तार को ही वर्ग अंतराल भी कहा जाता है, तो कई बार आपसे वर्ग अंतराल कह सकता है। चलिए बच्चों अब आगे चलते हैं, मध्य मूल्य या मध्य बिंदु क्या होता है, मिड वैल्यू या मिड पॉइंट क्या होता है। तो दो वर्ग सीमाओं के बीच के मूल्य को ही हम क्या कहते हैं, मिड वैल्यू या मिड पॉइंट कहते हैं, मध्य बिंदु कहते हैं। चलिए बच्चों समझते हैं, जैसे एक वर्ग है 10 से 20, ठीक है, इसको हम क्या बोलते थे बच्चों, L1 बोलते हैं। इसको अपन क्या बोलते हैं बच्चों, L2 बोलते हैं। इसका मतलब होता है निम्न सीमा, इसका मतलब होता है उच्च सीमा। इन दोनों के बीच की दूरी को वर्ग विस्तार कहते हैं। इन दो मूल्यों के जोड़े को हम वर्ग कहते हैं। अब बच्चों बात करते हैं मिड वैल्यू किसे कहते हैं। मिड वैल्यू इनके बीच का जो मूल्य है इसे हम मिड वैल्यू कहते हैं। ठीक है, या इसे मिड पॉइंट भी कह सकते हैं। इसको MV चिन्ह से दर्शाया जाता है। इसका मतलब होता है मिड वैल्यू, मध्य मूल्य। इसका फॉर्मूला होगा L2 माइनस L1 अपॉन 2, क्योंकि ये आधा होता है, बीच का होता है। तो यहाँ पे 20 प्लस 10, सॉरी L2 प्लस L1 अपॉन 2 है ना, L1 प्लस L2 अपॉन 2 ऐसे होगा। ठीक है बच्चों, तो L1 प्लस L2 अपॉन 2, तो यहाँ पे 10 प्लस 20 अपॉन 2, तो यहाँ पे कितना हो गया 30, 30 बटा 2 बराबर कितना हो गया 15। ऐसे बच्चों अगर हम और तरीके से निकालना चाहे तो ऐसे भी निकाल सकते हैं। जैसे बात करें, एक उदाहरण लेते हैं, जैसे अपन लेते हैं 20 से 30 का। अब मुझे इसकी मिड वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो यहाँ पे L1 बच्चों कितना हो गया 20, यहाँ पे L2 कितना हो गया 30, और इन दोनों के बीच का जो मूल्य है उसे हम क्या कहेंगे, मिड वैल्यू कहेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये मिड वैल्यू का फॉर्मूला क्या है, L1 प्लस L2 अपॉन 2। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे 20 प्लस 30 कितना हो गया बच्चों 50, और इसमें अपन 2 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 25। और देखिए इन दोनों का मिड वैल्यू भी कितना आ रहा है 25 ही आ रहा है, तो इसे मिड वैल्यू कहते हैं। अब बात करते हैं अपवर्जी श्रेणी, खंडी श्रेणी, क्योंकि अभी हम संरचना के आधार पर श्रेणी का वर्गीकरण कर रहे थे, तो वहां पे हमने जाना कि अखंडी श्रेणी होती है। अखंडी श्रेणियां भी दो प्रकार की होती है, अपवर्जी श्रेणी के रूप में और खंडित श्रेणी के क्या नाम है, समावेशी श्रेणी के रूप में। तो बच्चों सबसे पहले बात करते हैं अपवर्जी श्रेणी किसे कहते हैं। इसे एक्सक्लूसिव सीरीज कहा जाता है। ऐसी श्रेणी जिसमें एक वर्ग की उच्च सीमा का मूल्य अगले वर्ग की निम्न सीमा के मूल्य के समान होता है, तो उसे हम अपवर्जी श्रेणी कहते हैं। जैसे बात करें, यहाँ एक वर्ग है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। ये अपने आप में अपवर्जी श्रेणी है। कैसे है देखिए, इस वर्ग का ये उच्च सीमा हो गई, ये अगले वर्ग की निम्न सीमा, दोनों समान है। इस वर्ग की उच्च सीमा 20 हो गई, अगले वर्ग की निम्न सीमा 30 समान है। ये 30 समान है, ये समान है, तो इसे हम क्या कहेंगे, अपवर्जी श्रेणी कहेंगे। लेकिन वास्तविक रूप से अपवर्जी श्रेणी का जो रूप होता है वो ये होता है। इसलिए अपवर्जी श्रेणी में एक खास बात आपको ये भी ध्यान रखनी होगी कि अपवर्जी श्रेणी में जो वर्ग दर्शाया जाता है उस वर्ग का उच्च सीमा का मूल्य
कभी भी उस वर्ग में शामिल नहीं किया जाता है। जैसे आपके सामने यहाँ 10 दिख रहा है, जबकि एक्चुअल में ये 9.99 तक का ही मूल्य इसमें शामिल होगा, 10वां मूल्य अगले वाले वर्ग में शामिल होगा। ये अपवर्जी श्रेणी का एक दोष है, लेकिन इसे स्पष्ट क्लियर करना चाहूंगा क्योंकि हम इसे सामान्य रूप में इसका प्रयोग ऐसे करते हैं, लेकिन वास्तविक रूप से अपवर्जी श्रेणी का वास्तविक रूप ये होता है। तो यहाँ अगर आप देखोगे तो 0 से 9.99 तक इसमें शामिल होता है। अब आप देखोगे 9.99 पॉइंट के आगे अगर हम बात करें 5 या 5 से अधिक मूल्य होता है तो उसे पूर्णांक में बदल देते हैं। तो इसलिए 9.99 को हम पूर्णांक में कैसे लिखेंगे 10, 19.99 को पूर्णांक में हम कैसे लिखेंगे 20, 29.99 को पूर्णांक में हम कैसे लिखेंगे 30। इसीलिए इसको ऐसे दर्शाया जाता है। इसलिए अपवर्जी को ऐसे याद किया जाता है कि एक वर्ग की उच्च सीमा और अगले वर्ग की निम्न सीमा अगर समान है तो उसे हम अपवर्जी कहेंगे। लेकिन वास्तविक रूप से अपवर्जी श्रेणी में कभी भी वर्ग की उच्च सीमा के मूल्य को उस वर्ग में शामिल नहीं किया जाता है। तो यहाँ अगर अब आपके सामने 10 मुझे दर्शाना हो तो वो इसमें नहीं, इसमें आएगा, क्योंकि वास्तविक रूप इसका ये है। ठीक है बच्चों, अगले जब हम इसके प्रैक्टिकल प्रश्न करेंगे तो वहां इसको हम अच्छे से यूज करेंगे। चलिए बच्चों, अपवर्जी श्रेणी के बारे में एक और बात बताना चाहूंगा कि अपवर्जी श्रेणी गणना की दृष्टि से सबसे ज्यादा बेस्ट है, क्योंकि इसमें पूर्णांक और दशमलव सभी तरह के मूल्य शामिल किए जा सकते हैं। जबकि समावेशी श्रेणी में अगर हम बात करें तो सामान्यतः इसमें एक का अंतर होता है और इसमें पूर्णांक दशमलव मूल्य दर्शाया जाए ये जरूरी नहीं है। इसलिए समावेशी श्रेणी को गणितीय विधि से आसान बनाने के लिए इसे अपवर्जी श्रेणी में बदलना आवश्यक होता है। इसलिए गणितीय दृष्टिकोण से, सांख्यिकी दृष्टिकोण से सर्वश्रेष्ठ जो श्रेणी है उसे हम अपवर्जी श्रेणी कहेंगे। अब आप जानना चाहोगे कि समावेशी श्रेणी का ये दोष क्यों है। तो देखिए, बात करें समावेशी श्रेणी जो होती है उसका एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे 0 से 9, 10 से 19, 20 से 29, 30 से 39, 40 से 49। अब ये आपके सामने कौन सी श्रेणी है? समावेशी श्रेणी। क्योंकि एक वर्ग की उच्च सीमा और अगले वर्ग की निम्न सीमा जिसकी समान नहीं हो उसे हम समावेशी श्रेणी कहते हैं। ठीक है, तो अब मुझे यहाँ पे 9.9 को दर्शाना है, तो न तो मैं इस वर्ग में दर्शा सकता हूँ ना इसमें दर्शा सकता हूँ, इसलिए समावेशी अपने आप में अनुपयुक्त है। इसलिए इसे अपवर्जी में बदलना होता है। जबकि अगर हम अपवर्जी में बात करें तो हम उसे दर्शा सकते हैं, इसलिए वो पहले वर्ग में आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो जब एक वर्ग की उच्च सीमा और अगले वर्ग की निम्न सीमा बराबर ना हो उसे हम समावेशी श्रेणी कहते हैं। समावेशी श्रेणी पूर्णांक में होने वाले मापों के लिए तो उपयुक्त है, लेकिन अगर दशमलव मापा गया तो उसमें हम दर्शा नहीं पाएंगे। जैसे मैंने भी कहा 9.5 को मुझे दर्शाना है तो मैं कौन से वर्ग में लिखूंगा? मैं किसी में नहीं लिख सकता। इसलिए मुझे इसे कैसे में बदलना होगा? अपवर्जी में बदलना होगा। अब आपके सामने कुछ प्रश्न है, उनको देखते हैं। निम्न में से कौन सा विकल्प सही है ये देखते हैं। तो देखिए, एक वर्ग मध्य बिंदु बराबर है। एक वर्ग का मध्य बिंदु किसके बराबर होगा? ऑप्शन ए उच्च सीमा व निम्न सीमा के औसत के, या ऑप्शन बी उच्च वर्ग सीमा तथा निम्न वर्ग के गुणनफल के, या ऑप्शन सी उच्च वर्ग सीमा तथा निम्न वर्ग सीमा के अनुपात के, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा उच्च सीमा तथा निम्न सीमा के औसत के। क्योंकि मिड वैल्यू कैसे निकलता है? दो वर्ग सीमाओं के बीच के मूल्य को, यानी L1 प्लस L2 अपॉन 2, ये क्या कहलाता है? हमारा मिड वैल्यू कहलाता है। तो ऑप्शन क्या आएगा? पहला, औसत निकल गया ना। फिर अगला प्रश्न है, दो चरों के बारंबारता वितरण को किस नाम से जानते हैं? अगर दो चरों का है तो उसे हम कहेंगे ऑप्शन ए एक विचर वितरण, या ऑप्शन बी द्विचर वितरण, या ऑप्शन सी बहुचर वितरण, या ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बच्चों इसका सही आंसर होगा द्विचर वितरण। अगला प्रश्न है बच्चों, वर्गीकृत आंकड़ों में सांख्यिकी परिकलित आधारित होता है। ऑप्शन है प्रेक्षणों के वास्तविक मानों पर, या ऑप्शन बी उच्च वर्ग की सीमाओं पर, या ऑप्शन सी निम्न वर्ग की सीमाओं पर, या ऑप्शन डी वर्ग के मध्य बिंदुओं पर। तो इसका सही आंसर रहेगा निम्न वर्ग की सीमाओं पे जो होते हैं वो वर्गीकृत आंकड़ों के सांख्यिकी परिकलित होता है। फिर बच्चों आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, अपवर्जी विधि के अंतर्गत किसी वर्ग की उच्च सीमा को वर्ग अंतराल में समावेशित नहीं करते हैं, किसी वर्ग की उच्च वर्ग सीमा को वर्ग अंतराल में समावेशित करते हैं, किसी वर्ग की निम्न सीमा को वर्ग अंतराल में समावेशित नहीं करते हैं, किसी वर्ग की निम्न सीमा को वर्ग अंतराल में समावेशित करते हैं। तो इसका सही आंसर आएगा ए, क्योंकि किसी वर्ग की उच्च सीमा को वर्ग अंतराल में समावेशित नहीं करते हैं, यह अगले वर्ग में जाता है। यह अपवर्जी विधि में हमने बताया था आपको। फिर बच्चों आगे चलते हैं। परास का अर्थ है अधिकतम एवं न्यूनतम प्रेक्षणों के बीच अंतर। ऑप्शन ए न्यूनतम एवं अधिकतम प्रेक्षणों के बीच का अंतर, अधिकतम एवं न्यूनतम प्रेक्षणों का औसत, या अधिकतम एवं न्यूनतम प्रेक्षणों का अनुपात। तो इसका सही आंसर आएगा आर। परास का मतलब रेंज होता है और इसका होता है H माइनस L। अधिकतम मूल्य और न्यूनतम मूल्य के अंतर को हम परास कहते हैं, इसलिए सही आंसर आएगा ए, अधिकतम और न्यूनतम प्रेक्षणों के बीच का अंतर। अब बच्चों आगे चलते हैं, कुछ बड़े प्रश्न देखते हैं।
एक शहर में ये जानने हेतु 45 परिवारों का सर्वेक्षण कराया गया कि वे अपने घरों में कितनी संख्या में सेल फोन यानी मोबाइल फोन का प्रयोग करते हैं। नीचे दिए गए उनके उत्तरों के आधार पर हमें बारंबारता सारणी बनानी है, यानी हमें आवर्ती वितरण करना है, एक फ्रीक्वेंसी टेबल बनानी है। यहाँ कुछ आंकड़े दे रखे जैसे 1 3 2 2 1 4 ऐसे 45 समंक दे रखे। अब मुझे इसको बारंबारता में दर्शाना है, क्योंकि ऐसे समंक याद करना मुश्किल है और कौन से मूल्य की आवर्ती ज़्यादा हुई ये हमें पता नहीं चल रहा है। ऐसी दशा में इसकी बारंबारता वितरण करना होगा। बारंबारता वितरण करने से पहले हमें जो समंक दिए गए उन्हें हम आरोही या अवरोही क्रम में दर्शाएंगे। चलिए इसे हम आरोही क्रम में दर्शाते हैं। देखिए आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ते क्रम में, अवरोही का मतलब होता है घटते क्रम में। तो छोटे से बड़े मूल्य की तरफ जाते हैं तो उसे हम आरोही कहते हैं, और बड़े से छोटे मूल्य की तरफ आते हैं उसे अवरोही कहते हैं। तो यहाँ पे जो समंक थे हमने उसको आरोही क्रम में दर्शा लिया। अब इसे टेबल में दर्शाते हैं, बारंबारता वितरण करते हैं। बारंबारता वितरण के लिए हमें अनुमेलन विधि का प्रयोग करना होगा, यानी हमें मिलान चिन्ह दर्शाना होगा। तो यहाँ पर देखो बच्चों बात करते हैं, मूल्य देखो 0 है, फिर उसके बाद 1 1 1 2 2 2 2 2 ऐसे 3 3 ऐसे 3 4 5 6 7। तो सबसे छोटा मूल्य 1 से 0 से स्टार्ट हुआ, अधिकतम 7 अवरोही क्रम में है, सॉरी आरोही क्रम में है। तो आइए यहाँ पे मूल्य लिखते हैं, यहाँ पे मूल्य लिखते हैं। तो यहाँ देखिए जो भी है 0 1 2 3 4 5 6 7 हो गया। अब 0 की आवृत्ति केवल एक बार हो रही है। देखिए आप देख लीजिए 0 की आवृत्ति केवल एक बार हो रही है, जबकि 1 की अवधि 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पर हम इसे 7 पर लिखेंगे। मिलान चिन्ह का रूप में मतलब होता है 1 2 3 4, ये 5 हो गया, और ये इसको टेली बार बोलते हैं, तिरछी लाइनें। तो ये 7 हो गया, ये 15 बार आ रहा है। तो यहाँ पे 4 1 5 4 1 5 4 1 5 15 बारंबारता हो गई। या 3 की आवृत्ति जो हो रही है वो 12 बार हो रही है। तो इस तरह से टोटल योग 45 आ रहा है। तो केवल 45 घरों में इस मोबाइल फोन का प्रयोग इस तरह से किया जा रहा है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित आंकड़ों के आधार पर 7 है, ये हमने खंडित श्रेणी पढ़ा, अब अखंडित के रूप में दर्शाते हैं। निम्नलिखित आंकड़ों के आधार पर 7 का वर्ग अंतराल लेकर समावेशी विधि द्वारा एक बारंबारता वितरण बनाना है। यहाँ पे देखिए हमें जो वर्ग बनाना है वो 7 के अंतराल में बनाना है। दूसरा हमें समावेशी विधि का प्रयोग करना है। समावेशी विधि किसे कहते हैं? जिसमें एक वर्ग की उच्च सीमा तथा अगले वर्ग की निम्न सीमा समान नहीं होती है, उसे हम समावेशी श्रेणी कहते हैं। तो बच्चों यहाँ वर्ग बनाएंगे। तो देखिए पहले तो हमारे सामने जो मूल्य दे रखे इन्हें हम आरोही क्रम में व्यवस्थित करेंगे। तो चलिए इन्हें हम आरोही क्रम में व्यवस्थित कर लिए। अब यहाँ मूल्य सबसे छोटा कितना है 1, और बड़ा मूल्य कितना है 37। तो हमें 7 का बनाना, जैसे 1 से 7 का, उसके बाद 8 से लेना पड़ेगा। ठीक है, तो 8 9 10 11 12 13 ऐसे हम इसका ले लेंगे 13 14 तक का, ऐसे हमें बनाना है। तो देखिए इधर देखिए 8 से 14 का बना लेंगे, क्योंकि 7 का अंतराल लेना, ये भी 7 का, ये भी 7 का, ये भी 7 का, ये भी 7 का। तो ऐसे हमें 7 का अंतराल लेना है। ठीक है, मैंने 42 क्यों लिया? क्योंकि हमारे यहाँ 37 तक है, तो 36 ही जा रहा है, इसलिए 37 के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 42 का भी लेना पड़ा, क्योंकि हमें वर्ग अंतराल 7 का लेना है। तो यहाँ पे हमने ले लिया। मिलान चिन्ह देखेंगे तो देखो 0 से 7 तक जो आवृत्ति हो रही है वो 15 बार हो रही है। कैसे हो रही है देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ठीक है, यहाँ और ये 14, ये इसको ले लिया, तो इसके ये 14 और 15, सॉरी इधर चलते वापस देते। ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15 हो गया बच्चों। तो इस तरह से हम इसको दर्शाएंगे। तो ये हो गई बारंबारता वितरण। ऐसे हम 8 से 14 को दर्शाएंगे। समावेशी श्रेणी की खास बात मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि इसमें जो मूल्य दिया होता है उच्च सीमा और निम्न सीमा का, वो उसी वर्ग में शामिल होता है, जबकि अपवर्ग जी में उच्च सीमा मूल्य उसमें शामिल नहीं होता है। यहाँ पे हमें 7 के अंतराल में बनाना था, इसलिए हमने इसको बनाया। तो इसी के साथ ये टॉपिक कंप्लीट हुआ। यहाँ हमने आवर्ती वितरण के बारे में जाना, बारंबारता वितरण के बारे में जाना। अगले चैप्टर में हम बात करेंगे सांख्यिकी आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण। धन्यवाद।